इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 4.39 करोड़ रुपए हुए जारी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने लाभार्थियों को डीबीटी से भेजी सहायता राशि। कोरोना प्रभावित बच्चों के खातों में पहुंची आर्थिक मदद। रामनगर में सेवा पखवाड़ा शिविर का आयोजन। जनता की समस्याओं का किया गया समाधान। बहुउद्देशीय शिविर में आई 39 शिकायतें, अधिकांश का मौके पर हुआ निस्तारण। हरिद्वार ग्रामीण के विकास कार्यों पर विधायक का दावा। विकास जनता 2027 पर खुलकर बोली अनुपमा रावत। जनता के मुद्दों को लेकर भविष्य की योजनाओं तक खुलकर की चर्चा। मसूरी में विवादित भवन पर हुई बड़ी कार्रवाई। 40 से 50 फ्लैट दोबारा किए गए सील। 48 घंटों का दिया गया अल्टीमेटम। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन सख्त। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों के खातों में 4 करोड़ 39 लाख रुपए से अधिक की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की है। राशि अप्रैल, मई और जून महीने की किस्त के रूप में ट्रांसफर की गई। बता दें, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत वर्ष 2020 से कोरोना महामारी में अपने अभिभावकों को खो चुके बेसहारा बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वात्सल्य योजना के हमारे जो लाभार्थी बच्चे हैं, जो हमारे कोविड में विशेषतः जिनके अभिभावक नहीं रहे अथवा अभिभावक में से एक कमाऊ सदस्य नहीं रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार निर्बाध तरीके से धामी जी के नेतृत्व में, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपये प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है। और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की है। और इस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे वात्सल्य योजना के जो हमारे लाभार्थी हैं वो 4,917 जो है इन 3 माहों में जो है हमने इतनी संख्या में बच्चों को 3,000 रुपये उनके खातों में डीबीटी कर जो है, जो उनको एक छोटी मदद हो सकती है, चाहे वो अपने शैक्षिक क्षेत्र में उपयोग करते हो, निजी क्षेत्र में उपयोग करते हो अथवा अपने किन्हीं आवश्यकताओं में करते हो, तो उनको समर्पित की है। निश्चित रूप से इस धनराशि से उन बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है, अभिभावकों को बड़ा सहयोग मिलता है। और जो सरकार का जो वात्सल्य है वो निर्बाध तरीके से उनको हमेशा से दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। रामनगर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में प्रशासन ने आम जनता की समस्याएं सुनी और कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण भी किया। शिविर में 27 विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, जबकि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण भी वितरित किए गए। बता दें, अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि शिविर में कुल 39 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। शिविर में सड़क, बिजली, पेयजल और सिंचाई विभाग की भूमि पर अतिक्रमण जैसी शिकायतें भी सामने आई। इससे पहले 45 दिनों की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम जो हुआ था, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है। ये 15 दिन तक हमारा पखवाड़ा चलेगा। इसमें सभी विभागों को एक मंच में, 27 विभागों को एक मंच में बैठा करके जनता की समस्याओं का त्वरित तत्काल वहीं पे समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे अभी तक 39 शिकायतें आ चुकी हैं,
इन शिकायतों में सभी विभागों को काफ़ी विभाग ऐसे हैं जिनका मौके पे समाधान करा दिया गया है। कुछ विभागों को मौके पे जा कर के वस्तुस्थिति के अनुसार समाधान करना है और कुछ विभाग ऐसे हैं जिनके द्वारा यहाँ आ कर के स्वयं उपस्थित होकर के ये आश्वासन दिया गया है कि इनका कार्य होने योग्य है और इसको हम तत्काल कर देंगे। इस तरीके से जनता को जनहित में जो है उनके लाभ की जो कार्य हैं उनको पूरा कराने का प्रयास किया गया है कि अन्य विभागों का सहयोग प्राप्त कर लें, राजस्व विभाग का सहयोग प्राप्त करें, पुलिस का सहयोग प्राप्त करें और अपनी विभागीय संपत्तियों पे कदाप किसी प्रकार का अतिक्रमण न होने दें। यदि उनके स्तर से कार्रवाई नहीं की जाएगी निकट भविष्य में तो प्रतिकूल संज्ञान लिया जाएगा। विकास प्राधिकरण के कुछ मुद्दे आए हैं। जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसमें कि निर्धारित जो सीमा होती है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं लोग, चाहे वो सड़क की लंबाई की बात, चौड़ाई की बात हो या जो प्लाट निर्धारित जो सीमा है उस सीमा के अंतर्गत न होने के कारण कुछ समस्याएं हैं जिसका समाधान शासन स्तर पर भी विचाराधीन है। लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं आई जो कि यहीं पे हल उसका संभव है और न किया गया हो, तो सभी को जो है समाधान दिया गया। हरिद्वार से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है, जहां हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनुपमा रावत ने हमारे संवाददाता से विशेष बातचीत की है। इस दौरान विधायक ने क्षेत्र के विकास कार्यों, जनता की समस्याओं, अधूरे प्रोजेक्ट्स और वर्ष 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर खुलकर बात की। उन्होंने क्षेत्र के कराए गए विकास कार्यों की जानकारी भी दी, अधूरे प्रोजेक्ट्स पर अपनी बात रखी और विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। साथ ही आगामी योजनाओं और 2027 के विधानसभा चुनाव से जुड़े सवालों पर भी उन्होंने विस्तार से अपनी राय साझा की। पिछले कार्यकाल में आपकी 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो उपलब्धि है जो बिल्कुल पूरी तरीके से धरातल में आई वो यही है, स्कूलों का उच्चीकरण। मैंने कई स्कूलों का उच्चीकरण करवाया है। उसी तरीके से बहादुरपुर जट में जो कॉलेज है उसके लिए पैसा सरकार से अवमुक्त कराया, जो कि काफ़ी समय से पेंडिंग था, कई वर्ष से। इसी तरीके से लगभग हर गांव में, मैं मानती हूँ शायद अब 2 या 3 गांव हैं जहाँ की सड़क कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, लेकिन उसको हम इस वर्ष में कर देंगे। बाकी हमने हर गांव को सड़क से जोड़ने का पूरा कार्य किया है और मेरे क्षेत्र का काफ़ी हिस्सा जंगल से है और मैंने वादा भी किया था, अपने जो मेरी अपील थी पब्लिक से वोट के टाइम पर, कि मैं लाइट्स देने का कार्य किया। तो काफ़ी क्षेत्रों में मैंने जो है सोलर लाइट्स की स्थापना करवाई है। उसी तरीके से 3 ऐसे कार्य मैं खास तौर पे आपको बताना चाहती हूँ जो कि पाइपलाइन में आ चुके हैं। उसमें से एक जो है, हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं लालढांग के क्षेत्र में, वो समूह से जुड़ी हुई हैं, तो काफ़ी उसमें समूह है। तो इस एक सरस केंद्र जो है उसके लिए स्वीकृति जो है मैंने लालढांग क्षेत्र के लिए करवाई है। एक ITI जो था वो चलता था, संचालित था, वो बंद हो गया 17 के बाद, जिसमें बॉक्सा जनजाति के हमारे कई बच्चे और शिक्षा ग्रहण करते थे, वहाँ पर उसके पास में था। तो उसको दोबारा से वह संचालित हो सके उसके लिए कार्य हो रहा है और मतलब उसका पत्राचार हम बिल्कुल कंप्लीशन में है। और एक कार्य जो तत्कालीन गवर्नमेंट ने 2016 में माननीय श्री हरीश रावत जी ने करवाया था कि लालढांग की स्थिति देखते हुए, भौगोलिक स्थिति देखते हुए, क्योंकि तहसील हमारी ज्वालापुर इधर हरिद्वार में पड़ती है और लालढांग का क्षेत्र इतना दूर 35 से 50 किलोमीटर लग जाता है पहुंचने में, तो उसकी अधिसूचना जो है वो उसकी घोषणा हो गई थी, लेकिन घटनाक्रम ऐसे हुए कि उसकी अधिसूचना धरातल पे नहीं आ पाई। तो वो इस बार गैरसैंण में उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से असहकारी संकल्प से सदन में उस बात की मांग रख के वो अधिसूचना को निकाला है। तो अब उसके लिए लैंड आवंटित होगी। मसूरी में विवादित 6 मंजिला बहुमंजिला भवन पर एक बार फिर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां नगर पालिका परिषद और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने संयुक्त अभियान चलाकर करीब 40 से 50 फ्लैटों को दोबारा सील कर दिया है। इस दौरान 3 परिवारों ने मकान खाली करने का विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें 48 घंटे के भीतर भवन खाली करने का अंतिम नोटिस भी दिया। बताया जा रहा है कि डिमरी निवास के पास स्थित इस भवन का निर्माण बिना MDDA की स्वीकृति और अग्निशमन विभाग की NOC से किया गया था। वर्ष 2023 में भी भवन को सील किया गया था, लेकिन बाद में सील तोड़कर फ्लैटों पर कब्जे और नए निर्माण के आरोप लगे। अब पूरे मामले में सबकी निगाहें हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां भवन के भविष्य पर अंतिम फैसला हो सकता है। न्यायालय के आदेश थे कि इस पूरी बिल्डिंग में
ना तो किसी को आवास आवंटित किया जाए, ना ही उस पर किसी को कब्जा दिया जाए। तो उसी के क्रम में जो है यहाँ पे कुछ कब्जे हो रखे थे, उसको मुक्त कराना था और उसमें सील लगाना था, तो उसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे लगभग समस्त जो जितने भी कमरे थे उनको सील कर दिया गया है। केवल जो 3 कमरे हैं उसमें जीवन यापन के लिए जिनके पास वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, उन 3 परिवारों को केवल 1 कमरा दिया गया है, केवल नेक्स्ट 2 दिन के लिए, ताकि वो अपना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढ लें, ताकि और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा सके। और आगे भी कोई कार्रवाई है सर इस बिल्डिंग को लेकर? बिल्कुल, इस बिल्डिंग पे जैसे माननीय उच्च न्यायालय में हम इसमें जो अपना एफिडेविट दाखिल किया जाएगा प्राधिकरण की ओर से, और उसके बाद उच्च न्यायालय जैसा इसमें देता है, चाहे तो अगर वो बिल्डिंग के डेमोलिशन के ऑर्डर आते हैं या किसी अन्य प्रकार के एडवर्स ऑर्डर आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कि ये काफ़ी पुराने समय से मैटर चल रहा है, नगर पालिका द्वारा अवैध रूप से बनाई गई थी और बेसिकली पार्किंग के दृष्टिकोण से बनाई गई थी, लेकिन पार्किंग की जगह यहाँ काफ़ी वन बना और उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया है। बेसिकली वो नगर पालिका द्वारा आवंटित भी नहीं है। इसमें एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में योजित है। योजित PIL में अभी मई में कोई आदेश हुए हैं, तो इसमें अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? चूँकि पहले भी ये भवन सील किए गए थे, इनके द्वारा जो है सील तोड़ के बहुत सारे लोगों द्वारा अवैध रूप से फिर उन्हें जो है भवनों में प्रवेश कर लिया गया। आज ये 80 भवनों को सील किया गया, 3 भवनों को छूट दी गई है, वो भी केवल 2 दिन के लिए, क्योंकि उनके पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। 24 तारीख को इन सब लोगों को सूचित करा दिया गया था कि ये भवन सील होने हैं, तो आप अपना सामान जो है बाहर कर लें और इनको खाली। अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से कोर्ट में आपने जवाब देना है तो जवाब दिया जाएगा माननीय उच्च न्यायालय। देखिए, हमारी तरफ से प्राधिकरण की तरफ से किसी भी अवैध निर्माण के विरुद्ध 2 ही कार्रवाई होती है, या तो डेमोलिशन या सीलिंग, क्योंकि ये एक सरकारी संपत्ति है। जैसा पता चला है कि नगर पालिका का लगभग 7-7.5 करोड़ रुपया इसमें लगा हुआ है, तो इसको सील इसीलिए किया गया है क्योंकि सील से एक ये होता है कि बिल्डिंग यूज नहीं होगी, और डेमोलेशन करने का मतलब सीधा सा होता है कि सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसा, वो भी पब्लिक का ही पैसा है। तो आगे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जैसा भी दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बिल्डिंग को सील कर दिया। हरिद्वार की घुसुपुरा सपेरा बस्ती में आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस्ती में पेयजल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। कई बार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। बस्ती वासियों ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था न होने का सबसे ज्यादा असर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि संबंधित विभागों और जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाने के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई है। लड़कियां हैं जवान, जो विधवा औरत है उनके पास में 3-3, 4-4 लड़कियां हैं। चलो जिनके आदमी वो तो कर ही लेते कैसे ना कैसे, पर जो विधवा औरतें वो भी अपनी लड़कियों की शादी अपने पल्ले से कर रही हैं। उनको भी आटा चावल ये कुछ नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं मिलती। जैसे पैसे वृद्धा पेंशन होती है, जो विधवाओं के लिए पेंशन होती है, तो वो क्या वो मिल पा रही है आप लोगों को? लगी थी, हाँ वो तो लग रही है। हाँ वो तो 1500 आता। हाँ, चले जाते हो खेतों में तो आप लोगों को छेड़छाड़ का भी सामना करना पड़ता है। हाँ जी, देखो हम जाते हैं, बाथरूम नहीं है हमारे पास, हम जंगल में जाते हैं, लोगों के खेतों में जाते हैं, तो लोग भी देखते हैं, हमें शर्मिंदगी भी होती है, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें सबसे पहले यहाँ शौचालय चाहिए, और लोग भी देखते हैं, हम भाग के भी आए, क्योंकि किसी की नीयत गंदी भी होती है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा यहाँ जरूरत शौचालय की है। तो हमारे यहाँ बस शौचालय बनने चाहिए, और एक रोड की दिक्कत है, परेशानी है, थोड़ा रोड भी बनना चाहिए हमारे यहाँ, और सबसे ज्यादा तो हमें शौचालय की जरूरत है जी, क्योंकि लड़कियां हैं, जवान है, सबकी नीयत तो एक जैसी होती नहीं है, कोई कैसा है कोई कैसा है। तो इस वजह से हम खुद भाग के भी आए, खेतों में जाते हैं, लोगों के जंगल में जाते हैं, लोग देखते हैं हमारे को।
हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा और वर्षा काल की तैयारियों को लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कांवड़ यात्रा से पहले सभी लंबित निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा ने सड़कों की मरम्मत, नालियों के निर्माण, साफ सफाई और अन्य बुनियादी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हर की पैड़ी से पंतदीप पार्किंग को जोड़ने वाली नाली के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने और सहारनपुर रुड़की हरिद्वार एक्सप्रेसवे पर परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा। पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आज करी गई, जिसमें विभाग के सभी अधिकारी मौजूद थे। हमारा हरिद्वार में कांवड़ मेला आने वाला है। कांवड़ मेले में जो काम पीडब्ल्यूडी द्वारा करे जा रहे हैं वो त्वरित गति से निपटाए जाए। जो पार्किंग है हमारी पंतदीप पार्किंग, उसकी जो रोड बननी है, उसे जो कनेक्टिंग रोड है और जो नाले का काम चल रहा है उसे तुरंत करने के आदेश दिए गए। और जो हमारी स्पर रोड है जो दिल्ली देहरादून कॉरिडोर से कनेक्ट हो रही है हरिद्वार के लिए, उस रोड को जल्दी NHA को डायरेक्शन दी गई कि उस रोड को जल्दी करा जाए। और भी जो कार्य लंबित हैं, जो बरसात से पहले होने थे बिटवीन के काम जो पेंडिंग रह गए, उन काम को त्वरित गति से करने के लिए कहा गया है। और जो एस्टिमेट बन है उन पर कार्रवाई करने के लिए तुरंत अधिकारी को बोला गया है। जो भी कार्य हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है कि गड्ढा मुक्त उत्तराखंड को करना है, उसके लिए काफ़ी बजट भी जारी किया गया। तो अधिकारी अगर इसमें त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे तो जनता को लाभ भी मिलेगा और हमारे उत्तराखंड की सड़क जो है वो गड्ढा मुक्त होंगी। प्रथम बैठक तो मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग की लिए। पीडब्ल्यूडी विभाग के जो भी काम पेंडिंग चल रहे हैं उनके बारे में समीक्षा करी। हरिद्वार जिले की अगर बात करें तो कांवड़ मेला आने वाला है। कांवड़ मेले में भी काफ़ी काम जो है NH से कोऑर्डिनेशन की वजह से पेंडिंग पड़े और काफ़ी संख्या में यात्री हरिद्वार आता है। 4 से 5 करोड़ यात्री जो है कांवड़ मेले में हरिद्वार आता है। तो उसके लिए जो रोड्स खोद रखी हैं, जो नाले बन रहे हैं, उनका काम तेज़ी से कराकर 20 तारीख तक उन काम को अगर कर लिया जाएगा तो कांवड़ यात्रियों को पार्किंग भी मिलेगी और रोड भी मिलेगी और एक कोऑर्डिनेशन विभाग के द्वारा किया जाएगा। तो समझता हूँ कि जो कांवड़ यात्रा है वो सरल और सफल होगी। दूसरी बैठक रामनगर विधानसभा क्षेत्र के वन ग्राम सुंदर खाल में वर्षों से बिजली का इंतजार कर रहे ग्रामीणों की उम्मीद एक बार फिर जगी है, जहां सोमवार को विद्युत विभाग की टीम गांव पहुंची और हालात का जायजा लिया। हालांकि विभाग का कहना है कि वन विभाग की आपत्तियों के कारण वर्षों पहले शुरू हुआ विद्युतीकरण का काम अधूरा रह गया था। पूरे मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। बता दें, विधानसभा क्षेत्र के 24 वन ग्राम आज भी बिजली, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सुंदरखाल पहुंचे विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह कार्की ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके का निरीक्षण किया। हम लोग खड़े हैं, ये सुंदरखाल नाम से जाना जाता है और ये फॉरेस्ट के अंतर्गत एक अतिक्रमित क्षेत्र है। और पूर्व में भी विद्युत विभाग द्वारा यहाँ पर जितने भी परिवार यहाँ पर लोग बसे हुए हैं उनके लिए दीनदयाल योजना के अंतर्गत विद्युत लाइन बनाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित था और उसमें हमने कार्य शुरू भी किया। और आप देख सकते हैं कि कुछ पोल यहाँ पर लगे हुए भी हैं, लेकिन फॉरेस्ट द्वारा इस पर आपत्ति की गई और वन भूमि अधिनियम के अंतर्गत अपराध भी पंजीकृत कर दिया गया, जिस वजह से हम इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। और आगे उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और यह भी सुनने में आया है कि फॉरेस्ट के साथ इनका विस्थापन की व्यवस्था का भी कार्य चल रहा है। ये ना 17 के आसपास पोल लगे थे हमारे गांव में, इसमें जो है वन विभाग ने आपत्ति जताई थी और हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें थोड़ा लाइट जल्दी आ जाए तो कि थोड़ा खुशी का माहौल हो जाए। लोगों के बच्चे जो हमारी आने वाली जनरेशन है, हम लेकिन तो अपनी जो लाइफ है गुजार ली, जो हमारी जनरेशन है थोड़ी इनका लाइफ जो है भविष्य अच्छे से उज्जवल हो। बरेली के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पुलिस के मुताबिक 4 जुलाई को पीड़िता ने प्रेमनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि आरोपी नौकरी दिलाने के बहाने उसे विभिन्न स्थानों पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिनांक 4 जुलाई को थाना प्रेमनगर पर एक महिला द्वारा एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो एक हॉस्पिटल में काम करती थी। उसके पश्चात उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उस हॉस्पिटल के मालिक द्वारा उन्हें नौकरी का झांसा देकर
विभिन्न स्थानों पर जैसे मीरगंज और प्रेम नगर के भी एक होटल में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया, उन्हें की वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया तथा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में उपलब्ध कराई गई तहरीर पर तत्काल थाना प्रेम नगर पर सुसंगत BNS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं प्रेम नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त फ़हीम अली पुत्र फैयाज अली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाएगा। मथुरा के कोसी कला स्थित हरदेवगंज में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर स्थानीय महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जहां वार्ड नंबर 4 की दर्जनों महिलाओं ने नगर पालिका अध्यक्ष धर्मवीर अग्रवाल और क्षेत्रीय सभासद के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़क, पेयजल और सफाई व्यवस्था में सुधार की मांग की। दरअसल प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि कई बार शिकायतें और प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि गली की सड़क लंबे समय से टूटी हुई है, जिससे लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी होती है। महिलाओं ने बताया कि क्षेत्र में करीब 15-15 दिन बाद पानी की आपूर्ति होती है और आने वाला पानी भी गंदा होता है। प्रदर्शनकारियों ने शासन और नगर पालिका परिषद से सड़क निर्माण, स्वच्छ पेयजल, नियमित सफाई और नालियों की सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। मेरा नाम जमुना देवी है। किस मोहल्ले में रहते हैं? हरदेवगंज। वार्ड संख्या 4। मेंबर कौन है? सद्दाम। क्या समस्या है बताइए। समस्या हमको ये है कि एक तो सड़क नहीं बनती है, सड़क बिल्कुल ये शिल्पा से ना तो नाली निकल पाती है और ना कहीं पानी आता है। 15-15 दिन नल नहीं आते और पानी भी देता है 15 दिन में, तो ऐसा आता है बिल्कुल नमक जैसा पानी देता है, ना कुल्ला कर पाते ना कुछ कर पाते। हाँ। नगर पालिका में शिकायत की आपने? एक बार गए बालक सबरे ने ना सुनी, मैंने धर्मवीर ने ना सिद्धाम ने सुनी। अच्छा, तो कितनी बार शिकायत कर चुके हैं अब तक? 2 बार कर आए हम। 2 बार कर आए। हाँ। कोई सुनवाई नहीं है कैसे? सुनवाई नहीं है। और चेयरमैन साहब से कहा आपने? सब राम के खरंजा बनने, हमारी गली का कोई नहीं खरंजा बनता। तो चेयरमैन साहब से कहा आपने? हमने चेयरमैन से हाँ जी, आप बताइए। अच्छा, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार? और क्या क्या समस्या है? मतलब पानी भी है, बिजली भी, क्या पानी भी ना है और क्या है? पानी, सड़क और नाली साहब, नाली ना बन रही बिल्कुल। अपने हाथन से जब बारिश आती है तो पानी घरों में भर जाता है और उल्टा पानी घरों में भरता है। जिनके घर नीचे, उनके ऊंचे, उनकी स्लपें उन्हें भले ही तोड़वा दो, हमारी पहले तोड़वा दो, चाहे किसी की बात मत करो, हमको खरंजा बना के दो। हमको हमारी स्लप से दिक्कत है तो हम सबसे पहले अपनी स्लप तोड़ने के लिए तैयार हैं। कुशीनगर के कसिया तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से जुड़ी कुल 103 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 6 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का तय समय सीमा गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए और राजस्व व भूमि विवादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निष्पक्ष जांच कर शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान दिया जाए तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा भी सुनिश्चित की जाए। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है
देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।